हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका वन लाइनर सीरीज़, जो कि आपके बीपीएससी, बीएसएससी जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, इनके जो प्रीवियस ईयरली एग्ज़ाम हैं, जो पिछले आपके 32 सालों से जो भी लगभग पूछे गए हैं क्वेश्चंस, लगभग आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो 15,000 से ऊपर प्रश्नों का ये संकलन है। 4 संकलन जो कि वन लाइनर है सामान्य अध्ययन का। जितने भी अभी तक आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी का ये पूरा है। आप देख सकते हैं इसमें पूरे दिए गए हैं। 25 सेट 33 सेट टोटल ये हैं, और ये जो आपके सेट है वो 120 सेट है टोटल, ठीक है। और ये आपका विनय कुमार के द्वारा है, और साथ ही ये जितने भी आपके बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे फ्रेंड्स, हम आज की सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे, जो कि आपके सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारा पहला है कि उस बृहद संहिता का लेखक कौन है जिसमें ज्योतिष ग्रहों के चलन और रत्नों, मणियों और रिवाजों के घरेलू संबंधों का वर्णन किया गया है। तो ये आपका कौन सा ग्रंथ है? तो वो आपका है 12 महिर। कौन सा है? 12 महिर, ठीक है। तो जो बृहद संहिता है उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक आपके 12 महिर हैं। और बाहर जो बृहद संहिता है उसमें क्या है? उसमें आपके ग्रहों की चाल कैसे क्या होती है, रत्न कैसे होते हैं, मणि, रिवाज जो भी है, उन सभी घरेलू संबंधों का जो वर्णन है वो आपके इसी में दिया गया। और ये किसने लिखी थी? तो ये आपकी 12 महिर ने लिखी थी। फिर आगे है कि दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? तो जो दीप्ति मापी है वो आपका रोशनी की तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। आगे है आपका कि भारतीय संविधान कैसा है? तो जो हमारा भारतीय संविधान है वो आपका सरकार की संसदीय प्रणाली है। क्या है? सरकार की संसदीय प्रणाली है, ठीक है। इसी के साथ आगे रहेगा आपका नेक्स्ट कि 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सम्राट और रूसी सम्राट के बीच अफगानिस्तान और पड़ोसी देश क्षेत्रों के विषय में एक राजनीतिक और राजनयिक विरोध था। उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे हम द ग्रेट गेम के नाम से जानते हैं। कैसे? द ग्रेट गेम, ठीक है। फिर है कि नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? तो जो नासिक शहर है वो आपका गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे है आपका कि कौन सी प्रक्रिया वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा को बनाए रखती है? तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी वजह से जो हमारा टेम्परेचर है वायुमंडल में, जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो आराम से बनी रहती है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा कहा जाता है कि आप जितने ज़्यादा आप पौधे लगाओगे उतने लिए हम लोगों के लिए फ़ायदा रहेगा। क्योंकि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी कि जो हमारे टेम्परेचर में अभी इतना गर्म हो रहा है, इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी हो रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है? ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ काट रखे हैं, पेड़ों की कमी हो गई है, उसकी वजह से क्या हो रहा है? इतनी ज़्यादा धूप पड़ रही है। तभी कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी ही आपका जो टेम्परेचर है वो मैनेज हो पाएगा, ठीक है। आगे है आपका कि गन्ने का पौधा किसके द्वारा उगाया जाता है? तो जो गन्ने का पौधा है वो कैसे? तो तने की कटिंग से। कैसे? जो उसके गन्ने का जो पौधा होता है, पूरा पेड़ होता है, उसमें जो जिस चीज़ से हम गन्ने का रस निकालते हैं उसी में छोटे छोटे उसमें तने की कटिंग करके तब फिर उनकी कटिंग करके उन्हें लगाया जाता है, ठीक है। इसी के साथ आगे रहेगा आपका कि एक काल में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के बाजार मूल्य के मुद्रा मापन को क्या कहा जाता है? तो जो मुद्रा मापन होता है उसे आपका सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। कैसे? कि एक काल में सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के बाजार मूल्य के मुद्रा मापन को सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्व शिक्षा अभियान किस लिए चलाया गया था? तो ये सर्व शिक्षा अभियान था, ये आपके जो 14 वर्ष से छोटे जो बच्चे थे, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, उन सभी को मुफ्त शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए आपका सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया था, ठीक है। और ये किस में? तो ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत चलाया गया था। आगे है कि भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया था? तो जो हमारा संविधान है उसे जो 1950 में ही जो आपका लागू किया गया था, उसके पीछे एक वजह थी। वजह क्या थी? कि इसी दिन आपका 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसीलिए आपका 26 जनवरी 1950 को ही संविधान लागू किया गया था, ठीक है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे, कंटेंट भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करते चलिएगा, लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे है कि राष्ट्रीय बांस मिशन किससे संबंधित है? तो जो राष्ट्रीय बांस मिशन है वो आपका पूर्वोत्तर राज्यों में बांस को व्यापार के लिए उगाने के प्रोत्साहन से संबंधित है। कैसा? राष्ट्रीय बांस मिशन। तो ये पूर्वोत्तर जो राज्य है वहाँ पर बांसों को व्यापार के लिए उगाया जाता है, इसीलिए ये काफ़ी प्रसिद्ध है, ठीक है। इसी के साथ है आपका नेक्स्ट कि स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा नेता बिहार विभूति कहलाता है? तो जो बिहार विभूति है वो आपके अनुराग नारायण सिन्हा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? अनुराग नारायण सिन्हा।
ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि भारतीय संसद में शून्यकाल का क्या अर्थ है। तो जो हमारी संसद में जो शून्यकाल होता है उसका क्या अर्थ है, तो उसका अर्थ होता है कि प्रश्नकाल के तुरंत बाद जब लगभग दिन के 12 बज रहे होते हैं तो सब सदस्य मुद्दे उठा सकते हैं। जो 12 बजते हैं तब जो कोई भी सदस्य हो संसद का वो अपना अपना प्रश्न उठा सकता है। ठीक है। इसी के साथ है आपका कि आर्थिक वृद्धि को सामान्यतः किसके साथ मिलाया जाता है, तो जो आर्थिक वृद्धि होती है उसे मुद्रास्फीति के साथ मिलाया जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन जीवों के लिए एक प्रभावी कवच बनकर उन्हें कौन बचाता है, तो जो ओजोन है ओजोन परत जो है वो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उन किरणों से हमें बचाता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है। ठीक है। और फ्रेंड्स, जो हमने आपको पहले ही बताया कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं वो आपकी बीपीएससी और बीएसएससी के थ्रू जितने भी आपके 32 वर्षों में जितने भी आपके एग्जाम्स हुए हैं और जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं जीके और जीएस से संबंधित वो सभी हम आपके इसमें लेकर आए हैं। और एक बेहतरीन सीरीज़ है। अगर आपने ये सीरीज़ कंप्लीट कर ली ना तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से कुछ और भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे बीपीएससी के थ्रू अभी टीआरई की एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, सक्षमता परीक्षा का हो रहा है, तो वो आपके सारे एग्ज़ाम कवर हो जाएंगे। ठीक है। आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जीएस में आगे है कि पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम प्रतिशत 2000 मीटर से अधिक किस राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का है। तो जो अरुणाचल प्रदेश है वहाँ का जो भू आकृति का जो अधिकतम प्रतिशत है वो 2000 मीटर से अधिक है। ठीक है। आगे है कि कौन सी राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है, तो जो हमारी यूपी है, उत्तर प्रदेश है, इसकी जो सीमा है वो सबसे ज़्यादा राज्यों से मिलती है। ठीक है। सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है, तो भारत का जो सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है वो आपका गुजरात है। कौन सा है, गुजरात। ठीक है। फिर है कि वैनगंगा किसकी सहायक नदी है, तो जो वैनगंगा है वो आपकी गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है फ्रेंड्स। इसी के साथ आगे हम चलते हैं कि घूसर या भूरी जमीन अधिकतम कहाँ पाई जाती है। तो जो घूसर होती है, भूरी जमीन है, घूसर को ही हम ऊसर भी कहते हैं शुद्ध भाषा में, जहाँ पर ज़्यादा उगाया नहीं जाता है कुछ भी। ठीक है। तो वो कहाँ पर है, तो वो आपकी राजस्थान और गुजरात में पाई जाती है। फिर है कि किस बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट रखा गया है, तो जो आपका कांडला बंदरगाह है उसका वो नाम वर्तमान में दीनदयाल पोर्ट रख दिया गया है। ठीक है। फिर है कि किस देश में विश्व का सबसे बड़ा एयर प्यूरीफायर बनाया गया है, तो जो एयर प्यूरीफायर है वो आपका विश्व में सबसे बड़ा चीन में बनाया गया है। ठीक है। फिर है कि इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, तो जो इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट है उसका जो उद्देश्य है वो है कि एनआरआई द्वारा परित्यक्त महिलाओं का न्याय दिलाना। जो आपने सुना होगा, जैसे मूवियों में भी देखा होगा कि विदेश से जो आपके एनआरआई आते हैं वो लेडीज़ों के साथ शादी करते हैं फिर उन्हें छोड़ देते हैं, तो ऐसी महिलाएं जो हैं उनको न्याय दिलाने का ही इसका प्रोजेक्ट है आपका इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट। ठीक है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो प्रदूषण होता है उसका मुख्य उद्देश्य, तो उसका मुख्य स्रोत क्या है, वाहनों के इंजन चलाने से और कोयला जलाने से आपका नाइट्रस ऑक्साइड निकलता है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट है आपका कि सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग आंदोलन क्यों चलाया गया था। जो होम रूल लीग आंदोलन था कब चलाया गया था, 1916 में। और किसके द्वारा, तो बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारतीय सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए। क्या, जो ब्रिटिश भारतीय है उसकी सरकार से स्वशासन प्राप्त करने के लिए। ठीक है। आगे है आपका कि बिहार का मिथिला क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है, तो बिहार का जो मिथिला क्षेत्र है वो आपका मधुबनी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी के साथ है नेक्स्ट आपका कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशिया शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जो गिरि राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। इसी के साथ नेक्स्ट रहेगा आपका कि साइनोबैक्टीरिया एक परितंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, तो कौन से, वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है। फिर है कि सामाजिक वानिकी किससे संबंधित है, तो सामाजिक वानिकी जो होता है वो खाली जमीन पर ईंधन चढ़ाने के लिए तथा पर्यावरण हित के लिए पादप लगाने से संबंधित होता है। जैसे कि कई जगहों पर खाली जमीन पड़ी होती है तो वहाँ क्या करते हैं, वहाँ पर चारे के लिए कुछ भी उगा देते हैं जो कि जो पशु होते हैं उनके लिए फ़ायदा हो जाता है, और पर्यावरण हित के लिए उसमें पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं। ठीक है। फिर है कि मानव
शरीर में पित्त रस का क्या कार्य है। तो जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो पित्त रस होता है वो वसा के पाचन के लिए पाइसीकरण और वसा के विलयन होने के लिए वाले विटामिनों का अवशोषण करता है। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे रहेगा आपका कि एक परितंत्र में अपघटक होते हैं। तो एक परितंत्र में अपघटक क्या होते हैं, तो कवक और जीवाणु जो होते हैं वो आपके अपघटक होते हैं। फिर है ओकोटाइप डी एक्स, किसके परीक्षण की नई तकनीक है, तो जो ओकोटाइप डी एक्स है ये आपके स्तन कैंसर के लिए परीक्षण की एक नई तकनीक है। ठीक है, फिर है कि म्यांमार की वर्तमान प्रशासनिक राजधानी कौन सी है, तो नेपिडो। क्या है म्यांमार की, नेपिडो। ठीक है, फिर है कि नीली क्रांति किसके उत्पादन बढ़ाने से संबंधित है, तो जो नीली क्रांति है वो आपके मछली पालन को बढ़ाने से संबंधित है। ठीक है, इसी के साथ आपका नेक्स्ट रहेगा कि भारत में विदेश नीति का क्या अर्थ है। तो भारत में जो आपकी विदेश नीति है इसका अर्थ क्या है, तो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए स्वनीति, रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत जो उद्देश्य को प्राप्त करना ही आपकी विदेश नीति कहलाती है। ठीक है, फिर आगे है कि गेहूं का कड़ एक महत्वपूर्ण रोग है जो किससे हानि पहुंचता है, तो जो गेहूं के जो बाल होते हैं उसको हानि पहुंचाता है। फिर कि मानव में जो घेंघा यानी कि गाइडर किसकी कमी के कारण होता है, तो जो घेंघा रोग होता है वो आपके आयोडीन की होता है। फिर है आपका कि रेडान एक अक्रिय गैस है जो किसके लिए प्रयुक्त होती है, तो ये आपकी एक कैंसर उपचार के लिए यूज होती है। तो इसी के साथ जो हमारी ये सीरीज़ है यहीं समाप्त होती है। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।